Hello everyone, I'm Surbi Reheja and welcome back to the official channel of Bansal Academy. So आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए जो अभी एक्चुअल में फैब में हो रहा है तो ओनली 60 डेज ही लेफ्ट हैं। तो सबको डर लग रहा है ना 60 डेज के नाम से, क्योंकि जब हम थोड़ा मंथ के बेसिस पर चलते हैं ना कि 2 मंथ है, 3 मंथ है या 4 मंथ है, तो हमें लगता है कि अभी बहुत टाइम है। बट जब हम डेज पर आ जाते हैं कि 60 डेज लेफ्ट है, 50 डेज है, 40 डेज, 30 डेज, तो थोड़ा सा एक टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, बट इट्स ओके। थोड़ा सा डरना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे। ये डरना ही आपको एक पुश देगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन बेसिस पर चला पाओगे और बिफोर एग्जाम आप अपने स्ट्रेटेजी बेसिस पर पूरा का पूरा अपना जो भी आपने सोचा है वो सब आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही थी कि मॉक टेस्ट को कब देना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट कहाँ से दें, या फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो फिर आपको अपने को कैसे इवेल्युएट करना है, या फिर एग्जाम से पहले कितना मॉक टेस्ट देना इनफ रहेगा, मतलब आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए एग्जाम से पहले। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर सब आपको अपडेशन मिलती है, नोटिफिकेशन जो भी आता है सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ना, जैसे आपको किसी यूनिट में किसी क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आपको कुछ ऐसा है कि आपसे मतलब प्रिपरेशन में आपको क्या एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, अगर कुछ ऐसे भी आपके बेसिक डाउट्स रहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं आपके कंटेंट रिलेटेड सब मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर बायो यूनिट है, सेल बायो है, सेल बायो रिवीजन, मेगा रिवीजन सीरीज है, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को देख रहे हो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज भी है, जहां से आप 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट के बारे में कि मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करना चाहिए या फिर कब इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब पहला तो देखो, अभी आपके पास क्या है, 60 डेज का टाइम है, राइट। 60 डेज है ना अभी आप लोगों के पास। और मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी शेयर की थी कि आपको ये 60 डेज को कैसे वाइजली यूटिलाइज करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चेक कर लीजिए, वो भी देख लीजिए कि कैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। एक बेसिक एडवाइस आपको दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो, पहला तो ये मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट मतलब आपका जो कंप्लीट यूनिट टेस्ट होगा। कंप्लीट यूनिट टेस्ट मतलब कि आपने जो पूरी प्रिपरेशन कर ली है, तो 10 यूनिट को टारगेट करो, 11 यूनिट को टारगेट करो, पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी। तो मॉक टेस्ट एक्चुअल में आपको हेल्प करता है। आपके एग्जाम से पहले आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट तो होता है। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है कि अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अभी आपने 2 मंथ का जो रिवीजन सीरीज है, रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है, अभी वो आपने बनाई और उसको आपने फॉलो करना स्टार्ट किया, तो आप अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी में मॉक टेस्ट को कब ऐड करोगे या फिर कितने मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब पहले तो एक चीज ये देखो, सबसे पहला तो ये कि आपको जो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है ना, आपको इनिशियल डेज में मॉक टेस्ट के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अभी जैसे अपनी प्रिपरेशन अपने स्टार्ट की है, तो आपको अभी मॉक टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है जब तक आप अपना कुछ सिलेबस कंप्लीट ना कर लो। ठीक है, मीन्स अगर आपका जब तक 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट तब तक नहीं देने हैं या फिर मॉक टेस्ट के बारे में सोचना नहीं है जब तक आपका 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसका भी रीजन सिंपल सा ये है ना, देखो सिंपल सा ये होता है कि जब हमें मैदान में उतरना होता है ना, तो हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ उतरना होता है। ऐसा नहीं कि अभी हमें आधी प्रिपरेशन हो, हम तभी के तभी मैदान में कूद गए, तो तब तो हमारी हार निश्चित ही होगी, क्योंकि हम फुली प्रिपेयर ही नहीं है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही कि मॉक टेस्ट को भी क्यों ऐसा देना ना कि जब तक आपकी पहले प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो पहले तो खुद को रेडी करना है। पहले अपने आप को जितना आपने सोचा है उतना आपने करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका मॉक टेस्ट का आएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको पहले अपना 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, मतलब आपको रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है,
अब जैसे अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ के बाद आप फिर 15 डेज, फिर 10 डेज एंड देन 5 डेज, ऐसे करके आप 4 सेगमेंट्स में अपने रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं उसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आप कैसे वहां पे मॉक टेस्ट को ऐड कर सकते हो और कितने मॉक टेस्ट आपके बिफोर एग्जाम होना इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब पहला तो ये कि आपको क्या करना है, 80% सिलेबस कंप्लीट करना है। 80% सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रेटेजी आपको बताएं उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चले तो आपको जो 80% सिलेबस है ना, ये 80% सिलेबस आपका 9th जैन तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये जो 80% जो सिलेबस है ये आपका 9th जैन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज चलते हो, 1 मंथ की ड्यूरेशन का लेके चलते हो कि जो आपको 1 मंथ में रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो 9th जैन तक आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको सबसे पहले अपना जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है, आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट अपना देना है 10th जैन। ठीक है, आप अपना पहला मॉक टेस्ट दोगे 10th जैन। ठीक है, जब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और ये जो इंपॉर्टेंट है वो ये, जो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे, अब मॉक टेस्ट आपको क्या देना है, आपको मॉक टेस्ट के तौर पर यहाँ पर देना है एक प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा से कोई भी मॉक टेस्ट करना है, कुछ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नहीं करना है। आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर लेना है और उसे जैसे आप टाइम मतलब जैसे आप एग्जाम के अकॉर्डिंग ही वैसे आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आता है, देखो जब हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। बट एक चीज होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप एक ऐसा करना, आप 3 ईयर के पेपर्स छोड़ देना जिसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको 3 साल के जो पेपर हैं वो आपको नहीं करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस उन पेपर की नहीं करनी। ठीक है, जैसे देखो अब तो वैसे भी ना आप लोगों के पास दिसंबर और यहाँ पे जून में 2 पेपर होता है, 2 में भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है, तो आपको 1 ईयर में 4 पेपर तो वैसे ही मिल जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसमें से एक तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको 3 पेपर यहाँ पर नहीं प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 3 पेपर यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस नहीं करने वो आप चूज कर सकते हो, जैसे 2019 दिसंबर पेपर। अब 2019 दिसंबर में भी 2 पेपर हुए थे। ठीक है, तो एक जो पेपर था एमपी, आप ये एमपी वाला पेपर है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ही मत, किसी भी यूनिट की क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। ठीक है, दूसरा आप पेपर यहाँ पर छोड़ दो जो अभी 2024 में जो यहाँ पर हुआ, 2024 में जून में। ठीक है, जून में अभी 2 पेपर हुए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो कोई भी शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 कोई भी आप शिफ्ट सेलेक्ट करके अब इस पेपर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो भी आपके रिवीजन ड्यूरेशन होगा उस टाइम पे आप इन पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसके अलावा आप कोई थर्ड और पेपर यहाँ पे चूज कर सकते हो, आप 2023 का कोई पेपर दे सकते हो या फिर 2022 का कोई पेपर दे सकते हो, जो आपको लगता है कोई एक और पेपर। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एनी अदर पेपर जो है आप वो चूज करोगे जिसके आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। और ये जो एनी अदर पेपर होगा ये आपको चूज करना है आफ्टर 2019 वाला। ऐसा मत कर लेना कि 2012 का कोई क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया या 13 का छोड़ दिया, क्योंकि आप 19 से पहले वाले पेपर्स देखोगे ना, कंपैरेटिवली वो इजी है। ठीक है, 2019 के बाद के जो पेपर्स हैं वो थोड़ा सा एक लेवल के आने लग गया, तो आपको जो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना वो आपको ऐसे ही करनी है, क्योंकि हमें तो अभी नेक्स्ट लेवल का पेपर देना है ना, तो हमें कुछ अच्छे पेपर्स को ही यहाँ पे टारगेट करना है। तो 2019 के बाद के जितने भी पेपर्स है इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी 3 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। ये ऐसा है क्योंकि अगर आपने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना और अब आपने बाद में फिर ये सोचा कि अब आप 3 घंटे का टाइम देके उस पेपर को ट्राई करते हो कि अटेम्प्ट करते हो, जैसे आपका एग्जाम आता वैसे करते हो, बट आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी उन क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होगे और आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे उन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो आपको फिर एक ऐसा होता है ना कि हमें आंसर भी पता होता है, तो हमारा फिर वहां पे दिमाग भी चलना बंद हो जाता है जब हमें आंसर वहां पे पता होता है, तो वो फिर एक ना फेयर अटेम्प्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो फेयर अटेम्प्ट के लिए आप ट्राई करो 3 पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं टच करोगे, बिल्कुल भी नहीं आप मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो 3 पेपर आप छोड़ोगे मॉक टेस्ट के लिए।
ठीक है। अब 3 पेपर वो मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे करोगे। तो पहला जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो 10th जन को होगा, ठीक है, जब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी एक पेपर चूज करना, चूज करके आप इसमें यहाँ पर इनकी क्या करना, 3 घंटे का टाइम से जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही करना, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे पेपर होते हैं ना, इन पेपर को भी ना अटेम्प्ट करने के, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के भी अगर प्रीवियस पेपर की बात की जाए तो 2 तरीके हैं, ठीक है। इसे अटेम्प्ट करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप इसे यहाँ पर क्या करो, ऑनलाइन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, या फिर इसे आप कैसे अटेम्प्ट कर लो, ऑफलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे, ऑनलाइन बहुत जगह पर आपको प्रीवियस पेपर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही टाइमर के साथ आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका रिजल्ट तभी के तभी आ जाता है। काफी प्लेसेस पे आपको मिल जाएगा, आप जस्ट सर्च करना, प्रीवियस पेपर्स देखना जो आपको ऑनलाइन लाइव फॉर्मेट में मिले, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को लाइव फॉर्मेट में लेना और फिर वहां से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऑनलाइन कहीं से नहीं मिल पा रहा है, कि आपको जो प्रीवियस पेपर्स है वो ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे लाइव फॉर्मेट में, तो ऑफलाइन का ऑप्शन तो सभी लोगों के पास है। तो आपको क्या करना है, वो पेपर लेना, प्रिंट आउट निकलवाना उसका, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद टाइमर सेट करना। लेट्स सपोज आपने मॉर्निंग 10 बजे यहाँ पे पेपर देना स्टार्ट किया, तो 3 घंटे का टाइम लगा के आपको वो फेयरली, ठीक है, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको उस टाइम पर फेयरली ही 3 घंटे का टाइम देके उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन आप कर सकते हो, ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। आप जस्ट क्या करो, पीडीएफ होगा, पीडीएफ से आप क्या करो, उसको प्रिंट आउट निकलवाओ। अगर किसी के पास भी कोई पेपर नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पर आपको पेपर मिल जाएगा। आप जस्ट वहां पे मतलब आपको कोई किस भी ईयर का पेपर होगा वहां पे मेंशन करना, आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद फिर वहां पे आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आप अपना 3 आवर्स की ड्यूरेशन यहाँ पे दोगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नेगेटिव मार्किंग के साथ सब आपको करना है। अब जब आपने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया, अब मॉक टेस्ट देने के बाद अब आपका आएगा स्कोर, ठीक है। अब एक जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, मॉक टेस्ट दे देते हैं बट उसके बाद ना स्कोर चेक नहीं करते, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पार्ट सी पार्ट बी से क्वेश्चंस कर लिए और आपको कुछ 5 या 10 क्वेश्चंस ऐसे इजी लगे तो आपको लगा कि हाँ कि ये तो हो ही जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ऐसे मिस्टेक नहीं करती हैं। पहला अटेम्प्ट दो, पहला अटेम्प्ट देने के बाद अपना स्कोर चेक करो, ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप दोगे, आप अपना यहाँ पर क्या करोगे, स्कोर चेक करोगे, ठीक है। अब स्कोर में भी देखो, जो पहला अटेम्प्ट होता है, पहला अटेम्प्ट जजमेंट का नहीं होता। तो पहले अटेम्प्ट से आपको अपनी प्रिपरेशन और अपने आप को जज नहीं करना है। अब यहाँ पे इस फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्कोर होगा वो आपका स्कोर अच्छा या फिर बुरा आए, लेकिन आपको जज नहीं करना, ठीक है। अच्छा आएगा तो भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर स्कोर नहीं अच्छा आ रहा है तो भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है। आप ऐसे सोच के चलो कि जो आपका पहला मॉक टेस्ट है वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और पहले अटेम्प्ट में तो हमें चीजें सीखनी होती है ना, हमें अपनी मिस्टेक्स को देखना होता है, हमें चीजों को सीखना होता है, लर्न करना होता है, हमें तब अपने आप को जज नहीं करना होता। तो पहला अटेम्प्ट आपका कोई जजमेंट का नहीं होता है, आपको जस्ट आपको वहां पे सीखना है। अगर आप स्कोर अच्छा कर रहे हो तब भी आपको देखना है कि आप क्या राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आपको उसी चीज को मेंटेन करके रखना है टिल एंड, कि आपके एग्जाम तक आपको उसी चीज को मेंटेन करना है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको उसके रीजंस देखने हैं। अब रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं स्कोर अच्छा ना आने के। अब एक रीजन तो क्या हो सकता है कि अगर आपका स्कोर, सपोज आपका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं आया, अच्छे से मतलब है कि आपका जो स्कोर है ना कुछ ऐसे जा रहा है 80-90s में आ रहा है, ठीक है, 80-90s, फिर भी हम थोड़ा सही स्कोर कर देंगे क्योंकि आपने अभी 80% सिलेबस कंप्लीट किया। लेट्स सपोज आपका जो स्कोर है वो कुछ 60-70 पर है। अब 60-70 का जो स्कोर होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कोर कुछ 90-100 में आ रहा है या फिर आपका स्कोर कुछ 80-90 में आ रहा है, तो मतलब आप ठीक है एक राइट ट्रैक पर हो, ठीक है। अब जब आपका 60-70 इतना स्कोर आ रहा है तब आपको ये देखना है कि आपकी जो ये मिस्टेक है, मतलब आपका इतना कम स्कोर आ क्यों रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकता है कि या तो आपके पास इतना इनफ कंटेंट नहीं है, आपको कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है, इनफ कंटेंट नहीं होगा, ये हो सकता है। या फिर प्रॉब्लम आपकी हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन में, कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया,
ठीक है, आपके पास कंटेंट भी इनफ है, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है, थर्ड जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, थर्ड यहाँ पर प्रेशर हो सकता है। जैसे सिंपल सा है ना, एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर होता है, ठीक है। अब आपने जब 3 घंटे का टाइम दिया, तो आपके मन में थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, या फिर प्रेशर में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यही अगर आप थोड़ा लेंदी, मतलब थोड़ा सा अगर आप ना ज्यादा टाइम देकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आपको लगेगा कि इजी था, तो आपने ये मिस्टेक कैसे कर दी। तो प्रेशर से भी होता है कि मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आपको पहले अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है, मिस्टेक आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पर है, इम्प्लीमेंटेशन मैं मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं कंसिडर करती। रीजन ये है क्योंकि जब आपने अपना 80% सिलेबस कंप्लीट किया, तो आपने साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो आपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना तो वहीं पर सीख लिया। तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको तब वैलिड होगी कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो अपने रिवीजन ड्यूरेशन के टाइम पर, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तब हम बोल सकते हैं कि वहां पे आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। लेकिन मॉक टेस्ट तक यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो आप उतनी जल्दी सीख जाते हो कि आपको कैसे वहां पे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर इनफ कंटेंट। अब कंटेंट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब कंटेंट प्रॉब्लम ये, क्योंकि मैं हमेशा से एक लाइन बोलती हूँ कि जितना डिटेल हमारा कॉन्सेप्ट होगा ना, उतनी जल्दी हमारी नैया पार होगी, ठीक है। क्योंकि आप अगर पेपर्स उठा के देख लो ना, तो आप जितना डिटेल, जितना डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, आप उतना इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो, ठीक है। तो पहला तो कंटेंट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको कोई शॉर्टकट नहीं देखना है कि आपने कुछ टॉपिक्स लिए, कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, कुछ शॉर्टकट्स देख लिए, कर लिया। आपको नहीं करना है, आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। अब तो वैसे भी कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास ना। पहले के एग्जाम्स में फिर भी बोल सकते थे कि ठीक है कि कुछ अदर एक्सवाइजी ऑप्शन आप ले सकते हो, वहां से प्रिपरेशन करो। बट अभी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। तो पहला तो जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि कंटेंट ही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगा, ठीक है। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितना डिटेल्ड में आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा ना, उतना जल्दी आप एग्जाम को क्रैक करोगे, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे फोकस करना कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो इनफ है या फिर नहीं है। तो वो आपका मॉक टेस्ट में वैसे ही पता लग जाएगा कि अगर अगर आपका कंटेंट की वजह से स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको ऐसे नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आपने जस्ट इतना पढ़ा है, इससे ज्यादा तो आप आगे आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वहां पे मेजर प्रॉब्लम कंटेंट की है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपने आप को इवेल्युएट किया, अपने आप को आपने देखा कि कैसे क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन का होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा यहाँ पर होगा, इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हमें इन प्रॉब्लम्स पर काम करना होता है, क्योंकि हमें अपना स्कोर इंप्रूव करना है ना, हमें तो स्कोर आगे बढ़ाना है, तभी तो हम जेआरएफ तक पहुंच पाएंगे ना। अगर हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं, पढ़ते रहेंगे, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, तो हम जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप फिर कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप कितना भी मतलब सोच लो कि मतलब चीजें ठीक है, आपने इतना कंटेंट पढ़ लिया, ठीक है, तो लेकिन अगर आपने इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा, इन पर काम नहीं किया है, तो ये आपको बाद में जाके दिक्कत देने वाला है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 13 यूनिट्स प्रिपेयर कर दी, लेकिन आपने क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ा, ठीक है। आप 7 से 8 यूनिट भी पढ़ो, बट एक क्वालिटी कंटेंट पढ़ लो। वो क्वालिटी कंटेंट आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा, रेदर देन आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगी, ठीक है। क्योंकि जितना क्वालिटी में हम पढ़ते हैं, जितना डिटेल में हम पढ़ते हैं, उतना कम चांसेस हमारे हो जाते हैं नेगेटिव स्कोर करने के, उतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस पर मत भागना कि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हम कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है अपने क्वालिटी कंटेंट पर, ठीक है। अब आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया, पहला अटेम्प्ट देने के बाद फिर नेक्स्ट एक दिन आपने दिया, पूरा दिन तो ऐसा होता है ना कि एग्जाम देने के बाद हमें थोड़ा सा स्कोर अच्छा आता है तो अच्छा लगता है पूरा दिन, अगर स्कोर बुरा आया तो हम फिर थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है कि आपने इतना सिलेबस कर लिया, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, फिर भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, ठीक है।
तो वो दिन तो आपका ऐसे ही जाने वाला है। तो कोई बात नहीं, ये सब चीजें भी फील करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, फिर इसके बाद आपको भी मॉक टेस्ट का नहीं सोचना, फिर आपको अपना फोकस करना है 20% सिलेबस पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो फोकस होगा वो आपका 20% सिलेबस होगा जो हमने पहले छोड़ दिया था। पहले आपको 20% सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये 20% सिलेबस कंप्लीट करोगे। 20% सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स पर भी काम करेंगे, ठीक है। जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, इसी प्रॉब्लम पर हम काम भी करेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं मिल रही है बट स्टिल आपको देखना है कि जो आपने स्कोर किया उसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार स्कोर करना अच्छा होता है कि आपने अच्छा स्कोर कर दिया, बट डिफिकल्ट होता है उसी स्कोर को मेंटेन करना। तो आपको उसी चीज को एग्जाम तक मेंटेन भी करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आपने फिर नेक्स्ट कुछ दिन लगा के अपना सिलेबस कंप्लीट किया, अपने प्रॉब्लम्स पे काम किया, ठीक है। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको अपनी फुल तैयारी के साथ, मतलब अब आपको 100% सिलेबस कंप्लीशन के साथ, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ना ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर रिवीजन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको अटेम्प्ट करने के बाद ये भी आइडेंटिफाई हो कि अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से रिवाइज नहीं है। ये भी प्रॉब्लम एक आती है, क्योंकि पहली बार तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो पहली बार तो चीजें इतनी दिमाग में रहती भी नहीं, और इतना वास्ट कंटेंट है तो पहली बार पढ़ के तो वैसे भी दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक रिवीजन की भी प्रॉब्लम हो सकता है। रिवीजन की प्रॉब्लम तो वैसे भी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आगे हम 3 और रिवीजन कर रहे हैं, तो वो वैसे भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ, अब मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि आप लोगों का 15th जैन तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एज पर द 2 मंथ स्ट्रेटेजी। तो 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो अपना सेकेंड अटेम्प्ट देना है, सेकेंड अटेम्प्ट आपको फिर देना है 16th जैन, ठीक है। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट हमने कब दे दिया, हमने दे दिया 9th जैन को। फिर सेकेंड जो यहाँ पे अटेम्प्ट होगा हम देंगे 16th जैन को, क्लियर। अब 16 जन को भी फिर से ये जो आपका अटेम्प्ट होगा मॉक टेस्ट, फिर से ये होगा P/P, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। बताया था कि 3 पेपर हैं जो आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, वो आप एज अ मॉक टेस्ट के तौर पर उन्हें आप आगे करोगे, ठीक है। तो पहला हमने 10th जन को कर लिया, फिर नेक्स्ट हमने किसमें कर लिया, 16th जन को किया, ठीक है। फिर से सेम, अब आपको फिर से अपने आप को कंपेयर करना है, पहले वाले में क्या आपने स्कोर किया, इसके बाद जो सेकेंड टाइम यहाँ पर है, अब आपने यहाँ पे क्या स्कोर किया, क्या आपने कोई इंप्रूवमेंट की या फिर इंप्रूवमेंट नहीं हुई। इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई तो उसका क्या रीजन है, और अगर इंप्रूव कर रहे हो तो अपना एक पॉजिटिव पुश अपने आप को देना है कि आगे आप और अच्छा करोगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको वहां पे डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको फिर से ये सोचना है कि इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो पाई है, ठीक है। तो जब आपका ये हो जाएगा, फिर इसके बाद देखो अब आपका फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट देखो अब हमने 1 मंथ में क्या क्या कर लिया। हमने 1 मंथ में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन होगी ना हमारी, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, और हमने साथ में 2 मॉक टेस्ट भी दे दिए, ठीक है। तो 1 मंथ के बाद आपको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा, और इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो ये 1 मंथ से 2 मंथ पे शिफ्ट होगा, 2 मंथ से 3 मंथ पे शिफ्ट होगा, एग्जाम निकल जाएगा इतने में, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। जो सोचा है वो कर ही लो अब, ठीक है। 2 महीने का टाइम हो सकता है। अब फिर देखो, अब हमने यहाँ पे कर दिया, इतना कुछ हमने कर लिया। अब इसके बाद ना आपके पास देखो, आपने 2 टेस्ट यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब आपको इसके अलावा 8 टेस्ट और देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देने हैं 8 मॉक टेस्ट मोर। तो एग्जाम से पहले तक आपको 10 मॉक टेस्ट एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करने हैं, किसी भी तरीके से करो, 10 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। फर्स्ट मंथ में हमने 2 कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 1 मंथ होगा वहां पर आपको मॉक टेस्ट देने 8 मॉक टेस्ट। अब अगर आपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी है तो अब मैंने वहां पे मेंशन किया है कि 1 मंथ में तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सेकेंड मंथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टेस्ट भी नहीं देंगे, हम टेस्ट तो देंगे ही ना, मॉक टेस्ट तो देना इंपॉर्टेंट ही है। तो नेक्स्ट मंथ में मॉक टेस्ट देंगे हम, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे उनको उनको मतलब उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस हम करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर तो हमारा 1 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 8 मॉक टेस्ट आपको और देने हैं। अब इस 8 मॉक टेस्ट में आपको जो 1 आपका टेस्ट होगा वो तो फिर से होगा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। फिर से आपका प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आएगा, और
जो 7 टेस्ट यहाँ पर होंगे ये आपके बनेंगे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। 7 जो होंगे वो बनेंगे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आएंगे कहाँ से? प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ना आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो चलती हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करना और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। और जब आपका मतलब मिड जन का टाइम आएगा ना तो काफी सारे टेस्ट सीरीज आएंगे, ठीक है। तो आप अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज लेके उसमें ट्राई करना कि आपके 7 मॉक टेस्ट हो जाए। मतलब आपको एग्जाम से पहले तक 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट करने ही करने हैं। 3 आपने प्रीवियस पेपर्स वाले कर लिए, आपके पास 7 आपको प्रैक्टिस टेस्ट करने ही है, ठीक है। बेस्ट तो वैसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो प्रीवियस पेपर्स ही होता है, क्योंकि प्रीवियस पेपर स्टैंडर्ड होता है। आप प्रैक्टिस पेपर जितने भी कर लो वो सीएसआर का लेवल एक्चुअली में मैच नहीं कर पाते हैं, वो फिर भी एक बेस लेवल पे चलता है, बट आपका जो एग्जाम आता है वो स्टैंडर्ड होता है। तो इसलिए हमने 3 मॉक टेस्ट स्टैंडर्ड वाले हमने प्रैक्टिस कर लिए, 7 वाले हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है ना। प्रैक्टिस तो करे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो 7 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना, तो ये खुद से ढूंढ लेना कि कहाँ से आपको 7 मॉक टेस्ट पूरे करने हैं, कहाँ से आपको देखना है टेस्ट सीरीज से कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब आपके पास ये जो 8 मॉक टेस्ट होंगे, 8 मॉक टेस्ट आपको फिर नेक्स्ट 1 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 मंथ में कंप्लीट करोगे, 1 मंथ का मतलब 30 डेज में, ठीक है। 1 मंथ मतलब यहाँ पर आपको 30 डेज में कंप्लीट करने ही करने हैं 8 मॉक टेस्ट। अब ये 8 मॉक टेस्ट आप कर सकते हो, हर 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। जैसे ही अब नेक्स्ट 15 डेज की सीरीज होगी ना, 15 डेज का आपका रिवीजन चलेगा, तो 15 डेज में 2 और मॉक टेस्ट दे दो, 2 क्या 3 ही दे दो, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट मंथ में जो 15 डेज का पैटर्न आएगा, एक 10 डेज रिवीजन आपकी आएगी और एक आपकी आएगी 5 डेज रिवीजन। तो एक तो ये 5 डेज रिवीजन के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट मत छोड़ना, क्योंकि एंड में क्या होता है ना, जब हम मॉक टेस्ट करते हैं और कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम से पहले तक ना प्रेशर बढ़ता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। प्रेशर आएगा आपको लेकर कि अब एग्जाम है, अब एग्जाम है, और उस प्रेशर में ना हम थोड़ा सा ना मतलब जल्दबाजी में ना हम क्वेश्चन सही नहीं भी करते, ठीक है। और गलती से किसी एक मॉक टेस्ट में आपने पहले बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन गलती से किसी लास्ट 1-2 या 2-3 मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, एग्जाम से पहले के वो मॉक टेस्ट हो गए, तो वैसे ही आपको वो डिमोटिवेट कर देगा, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों से, इन सब फैक्टर से भी बचना है कि आपको मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली भी आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि एग्जाम में जाते तक आपके पास कोई स्ट्रेस ना हो, कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठो तब आपको स्ट्रेस फ्री होकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जैसे अभी आप प्रैक्टिस करते हुए टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें उन सब चीजों से भी बचना है। तो इसलिए एग्जाम से जो पहले के 5 दिन होंगे, जो हमारा 5 डेज रिवीजन होगा, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक ही मॉक टेस्ट रखो, ठीक है। ज्यादा मॉक टेस्ट मत रखना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रखोगे फिर वही स्कोर नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना जो अभी इतना मेहनत किया वो सब चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इतनी मेहनत नहीं जाने देनी है, हमें जस्ट एक 1 मॉक टेस्ट यहाँ पे करना है। इस 1 मॉक टेस्ट में वो भी, और इस 1 मॉक टेस्ट में ना, इस मॉक टेस्ट का आप ऐसा भी करना, अगर आपको स्कोर नहीं भी चेक करना तो मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका स्कोर चेक करना ही करना है, और यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन नहीं होगी, ये जस्ट हो गया, ठीक है। इस मॉक टेस्ट पे कोई जजमेंट नहीं, विदाउट एनी जजमेंट होगा, कोई जजमेंट नहीं है, कोई इवैल्यूएशन यहाँ पर नहीं होगी। ये वाला जो मॉक टेस्ट होगा, बस आपको ये मॉक टेस्ट ऐसे समझ लेना, 10 पूरे करने हैं ना, तो लास्ट वाला आपको ये 10 पूरे करने से आपको ये लास्ट वाला मॉक टेस्ट आप दे रहे हो 5 डेज के रिवीजन में, ठीक है। अब आपके पास 7 मॉक टेस्ट बचे, ठीक है। 7 में आप यहाँ तो ये करो, 5 मॉक टेस्ट अपने 50 डेज वाली रिवीजन में दे दो, ठीक है। 5 यहाँ पे दे दो, 2 यहाँ पे दे दो, ये आपकी चॉइस है, ये टोटली कंप्लीटली आपकी चॉइस। आप इसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हो, या यहाँ पर आप 3 कर दो, यहाँ पर आप 4 कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर 3 करना चाहिए, यहाँ पर 4 करना चाहिए, वो वैसे कर दो, ठीक है। जैसे आपको सही लगता है वैसे करो यहाँ पे इन डेज में जो भी आपको मॉक टेस्ट करना है, बट ट्राई करना 10 मॉक टेस्ट हो जाए, ठीक है। देखो ऐसा होता ना, हमें कुछ ना कुछ टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा ना। अब टारगेट में पहला आपका रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स का, कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स टारगेट करनी है। अभी तक तो वो सबका डिसाइड हो गया होगा कि 9 टारगेट करना है, 10 करना है या 8 करना है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट डिसाइड करने के बाद फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ईच यूनिट के 400 एवरेज बोल रही हूँ, 400 से ज्यादा भी मिलते हैं कुछ यूनिट्स के, बट 400 आपको एवरेज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सेकंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान देना है कि 400 आपके ईच यूनिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो हमने पहले यूनिट को टारगेट कर लिया ना, फिर हमने क्वेश्चंस को टारगेट कर लिया, कि हमने एक सेट कर लिया कि हमें 400 ईच यूनिट्स का करना ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें मॉक टेस्ट का टारगेट करना है कि हमें 10 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और अपने और टारगेट्स रख सकते हो, जैसे आप
फुल लेंथ टेस्ट टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आप जब कोई टेस्ट सीरीज देखोगे भी तो वहां पे मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं। तो आप जितने भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो टारगेट रख सकते हो कि आपको पूरी पूरी इंडिविजुअल यूनिट का पहले एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट टारगेट भी रख सकते हो कि आपको पहले ये टॉपिक कंप्लीट हुआ फिर ये, वो आपके ऊपर है कि आपको टेस्ट के कितने टारगेट्स रखने हैं। बट 3 मैंडेटरी टारगेट्स है जो आपको रखना है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लेना कि यहाँ पर क्या हो, आपकी फुल यूनिट टेस्ट भी यहाँ पर हो। तो आपको टारगेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जितने भी आप लोग करोगे, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, और एक आपको करना है फुल यूनिट टेस्ट, मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट का टेस्ट दे देना। ठीक है, और साथ में यहाँ पर अपना फुल यूनिट टेस्ट, फुल यूनिट टेस्ट आपका इंडिविजुअल यूनिट का हो जाएगा और फिर मॉक टेस्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो इतना फॉलो करना, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, अपने ऊपर काम करना, जितना ज्यादा हो सकता है अपने ऊपर काम करना। ठीक है, जितना ज्यादा खुद को टाइम दोगे, जितना ज्यादा खुद पर काम करोगे, उतना ज्यादा वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो अपना कंटेंट पर काम करो। अगर आपको कंटेंट में कमी लग रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी लग रही है, उस पर काम करो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये है कि मॉक टेस्ट में कुछ कमी लगती है, उस पर काम करो। अगर आपको यहाँ पे फुल यूनिट टेस्ट में कुछ लग रहा है तो आप उस पर काम करो। ठीक है, जो आपको लगता है वैसा ही आप वैसा काम करो। ठीक है, तो ये सब आप करना। ठीक है, तो आप अपने आप को जज करना। ठीक है, अब देखो जज भी कैसे यहाँ पर होगा ना, जैसे आपके मॉक टेस्ट होंगे ना, हम 10 मॉक टेस्ट देंगे ना, तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है ना, जैसे आप 10 मॉक टेस्ट दोगे ना, तो 10 मॉक टेस्ट में क्या हो सकता है ना, आपका एक तो ग्राफ जा सकता है इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो आपको ये है, या तो जैसे मॉक टेस्ट, यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये स्कोर है ना, पढ़ते हो ना, ग्राफ पढ़ते हो सब लोग, मॉक टेस्ट है ना, एक ओल्जी में काफी सारे ग्राफ पढ़े होंगे सब लोगों ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबने ध्यान दिया होगा। तो हमने एक और ग्राफ यहाँ पे बना दिया मॉक टेस्ट एंड स्कोर का। तो आपका एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे टेस्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका स्कोर भी बढ़ता जा रहा है। ये अच्छा है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना बस कि हाँ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छा है। दूसरा, ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट और स्कोर में ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जा रहे हो, आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, स्कोर नीचे की तरफ जा रहा है। ये टेंशन वाली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे टेंस हो जाना, थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेना, देख लेना क्यों ऐसा यहाँ पर हो रहा है, और किसी के अगर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी ले लेना। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर ऐसा लग रहा है कुछ गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे ले लेना बीच में, नहीं तो अदरवाइज नीचे चले जाओगे और एग्जाम आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड हो सकता है, आप सेम चल रहे हो, आपने पहले में भी जितना किया और फिर उसके बाद लास्ट में भी जितना किया, आपका स्कोर कैसा चल रहा है, सेम लेवल पर हो, तब भी ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो है। ठीक है, लिटिल भी टेंशन लो यहाँ पर भी, क्योंकि अगर आप इंप्रूव भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो जब हम गलतियां करते हैं तो हम नीचे भी जाते हैं। ठीक है, गलतियां मिस्टेक होंगे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, और जब हम इंप्रूव करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अगर आप कुछ ही नहीं कर रहे हो तो मतलब ना तो आप कोई गलतियां कर रहे हो, आप जस्ट एक ही बेस लाइन पे चले हुए। और ये बेस लाइन वाले यहाँ पर क्या होता है ना, फिर हम यहाँ पे अटक जाता है, हम यहाँ पे 90, 100 या 105 तक अटक जाता है अगर हमारा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में तो होगा कि आप 120 प्लस तक बढ़ते जा रहे हो, डिक्रीज में 120 से नीचे ही जाते जा रहे हो कि आपका स्कोर डिक्रीजिंग जाता जा रहा है। और स्कोर अगर सेम टिका हुआ है तो मतलब आपका 90, 100, 115 इसी के बीच में स्कोर रुका हुआ, तो टेंशन ले लेना कि कैसे आपको इसको इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन अगर हम और डालें तो फोर्थ कंडीशन यहाँ पर और हो सकती है कि इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, और ऐसे चलते जा रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मॉक टेस्ट आया, मॉक टेस्ट नंबर है यहाँ पर, और हम यहाँ पर स्कोर रख रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जा रहा है। ठीक है, जैसे आर सिलेक्टेड स्पीशीज का होता है ऐसा ही जाता है ना उनका भी। तो अब ऐसा जा रहा है तो आप फिर भी ओके है। ठीक है, ये ओके है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कुछ मिस्टेक किया तो हमने नीचे चले गए, फिर हमने उसको इम्प्रूव किया, फिर हमने आगे बढ़े, फिर हमने कुछ और मिस्टेक कर दी, बस सेम मिस्टेक दोबारा मत करना। नई नई मिस्टेक कर रहे हो अच्छी बात है, सेम मिस्टेक को दोबारा मत करना। अब ऐसा हो रहा है कि हमने कुछ मिस्टेक किया, फिर से हम नीचे जा रहे हैं, फिर से हम ऊपर हो गए, तो ये ओके है, सही है, मतलब ये भी आप राइट ट्रैक पर हो। तो जब आप अपनी
टेस्ट दे रहे हो ना, आप मिडवे में 5 या 6 टेस्ट के बाद है ना अपने देख लेना आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, कि आपने मॉक टेस्ट कितने दिए, और साथ साथ अपना करते रहना कि ग्राफ कैसे इंक्रीज जा रहा है, डिक्रीज जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो इसी ग्राफ से ना एक्चुअल में एंड रिजल्ट आपको बिफोर एग्जाम में मिल जाएगा अपना, ठीक है। इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऊपर नीचे चेक कैसे जा रहा है, वैसे ही मिल जाना है वो रिजल्ट। तो फिर इंप्रूव करना अपने अपना जो भी आपका ग्राफ है, मतलब जो भी आपका स्कोर यहाँ पर होगा, जो प्रिपरेशन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को काफी गाइडेंस मिली होगी ना। तो अगर आपका वैसे भी कुछ भी रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको ठीक है गाइडेंस मिल जाएगी। किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए, आपको स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए, या फिर आपको मतलब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कंटेंट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर वैसे ही मिल जाएगा। तो अपने प्रिपरेशन को रखिए सीधा, मतलब सही तरीके से रखिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अब कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी है, अब टाइम नहीं बचा है, कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे, टाइम नहीं बचा है। तो अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप कुछ मतलब अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करो। तो जो एग्जाम क्वालिफाई करने में इंपॉर्टेंट होता है, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, सही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है, फिर उसके बाद आपका ये सिलेबस, ये सब चीजें जो आप सिलेबस करते हो, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, ये सब चीजें तभी हेल्पफुल हो पाते हैं अगर आप एक राइट ट्रैक पर हो, सही स्ट्रैटेजी पर हो, और आप एक सही गाइडेंस में हो, तभी आपको ये सब चीजें हेल्प मिलता है, कोई पुश मिलता है आगे करने के लिए, ठीक है। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मतलब इधर उधर से मत करना कि इन्होंने तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, आप अभी इतना भी नहीं कर पाए हो। बहुत ज्यादा डिस्कशन आपकी होगी, किसने तो इतने यूनिट्स कर लिया, इसने इतना कर लिया, बस इन सबको सुनना, बट अपने मेंटल एनवायरनमेंट को इफेक्ट मत होने देना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी होती है, हर एक मतलब हर एक रेस में दौड़ने की हर एक स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी है, ठीक है। तो आपको कंपेयर नहीं करना कि उसका इतना हो गया, आपका इतना भी नहीं हो पाया। आपको देखना है कि आपकी स्पीड सही है या फिर नहीं है, बेशक वो स्लो है, क्या वो क्वालिटेटिव स्पीड है, कि आप जस्ट क्वांटिटी में भाग रहे हो, ठीक है। तो आपको उस बेसिस पे चलना है, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड अगर आप और भी किसी भी टाइप में मतलब आप चाहते हो कि किसी भी टाइप को आपको गाइडेंस मिले, या फिर और भी कुछ आपके डाउट्स हैं कि आप नहीं प्रिपेयर मतलब वेल प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों की मतलब गाइड करने में हेल्प करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन करिए, खुश रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।